हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटी एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। दोस्तों यदि इस बार का आप सीटी एग्जाम पास करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें, हम अपने इस चैनल पे लगातार आपको दोस्तों 2 मॉक टेस्ट करा रहे हैं। मॉर्निंग में दोस्तों सुबह में 7 से 8 और शाम को दोस्तों 7 से 8 के बीच में दोस्तों एक टेस्ट मिलेगा। एक दोस्तों सुबह टेस्ट सुबह में मिलेगा और एक आपको टेस्ट दोस्तों शाम को मिलेगा। ये दोस्तों इस बार का सीटी एग्जाम आप पास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और दोस्तों जो टेस्ट हम आपको दोनों करा रहे हैं, एक सुबह में दोस्तों और एक शाम में, इन दोनों टेस्ट को दोस्तों जरूर दिया करिए। देखिए दोस्तों, इनमें हम वे सभी प्रश्न लेते हैं दोस्तों जो सीटेट की प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और दोस्तों आपको पता है कि वही स्टूडेंट सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करता है जो सीटेट की PYQ लगा के जाता है। PYQ मतलब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों हम आपको बता दें, जितने लोग अभी तक सीटेट एग्जाम पास किए हैं उन लोगों से अगर आप पूछेंगे ना तो निश्चित रूप से आप एक बात आपको बताएंगे, उनमें एक बात जरूर कॉमन मिलेगी। सभी लोग दोस्तों PYQ लगा के गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो टेस्ट हम आपको कराते हैं सुबह में 7 से 8 और शाम को दोस्तों 7 से, उस टेस्ट को दोस्तों जरूर दिया करिए और देखा करिए कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों हम जनरली आपको 30 प्रश्न कराते हैं टेस्ट में। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे दोस्तों आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकंड, तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए। और देखते हैं दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आज के इस टेस्ट से, और अभी तक आप लोगों ने सीटेट के एग्जाम के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये दोस्तों आप 25 प्लस करते हैं तो दोस्तों आपकी बेहतर तैयारी है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने तैयारी कर लिया है सीटेट के लिए। ठीक है, ये दोस्तों आप 20 प्लस भी करते हैं ना तो निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप हिंदी में भी 20 प्लस करते हैं, हर सब्जेक्ट में दोस्तों अगर 20 प्लस 22 प्लस कर रहे हैं ना तो तब भी आपका हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि OBC या SC ST कैटेगरी के लिए 82 प्लस चाहिए। ठीक है, 82 नंबर चाहिए आपका, और जनरल के लिए 90 प्लस चाहिए। तो दोस्तों ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट दोस्तों कम से कम दोस्तों मिनिमम आपका 100 प्लस होना चाहिए। 100 प्लस तो दोस्तों आपको कम बता रहे हैं हम आपको, कम से कम दोस्तों 115-20 का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें, टेस्ट को दोस्तों देना न भूला करिए। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको समय दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि 7 से 8 सुबह में ही दोस्तों आपको समय मिलेगा तभी आप देंगे। जब आपको समय दोस्तों मिले, टाइम जब भी आपको मिले, इस टेस्ट को जरूर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले टेस्ट को दिया जाए। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें टेस्ट देना कैसे है। दोस्तों टेस्ट देने के लिए आप अपने पास दोस्तों एक रफ कॉपी और एक पेन जरूर रखें दोस्तों। और जब भी दोस्तों हम इस प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हमारे साथ इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा, ऑप्शंस को भी पढ़िएगा, लेकिन हमसे पहले आप आंसर सोच लीजिएगा। हम आपको टाइम देंगे दोस्तों। अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है दोस्तों तो अपनी कॉपी पे टिक कर लीजिएगा, अगर गलत हो रहा है तो क्रॉस कर लीजिएगा। और क्लास के अंत में दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हुए आज के इस टेस्ट से। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भाषा के अंतर्गत किन ध्वनियों का समावेश होता है। भाषा के अंतर्गत किन ध्वनियों का समावेश होता है। पहला ऑप्शन है निरर्थक ध्वनियों का, सार्थक ध्वनियों का, निरर्थक तथा सार्थक दोनों ध्वनियों का, सहज ध्वनियों का। आप लोग दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। शायद दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्थक ध्वनियों का। ठीक है, भाषा के अंतर्गत दोस्तों ध्वनियों का समावेश होता है सार्थक ध्वनियां, यानी दोस्तों जिसका अर्थ निकले। ठीक है, देखिए दोस्तों एक चीज और बता दें हम आपको, सीटेट एग्जाम वही क्वालिफाई करता है ना जो पेशेंस रखता है, जिसके पास धैर्य होता है, जो प्रश्न को पढ़ता है। बहुत से लोग दोस्तों क्लास में ही प्रश्न ही नहीं सही से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, गलत हो जाता है। पहली बात तो दोस्तों अपने अंदर पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस रख लिए दोस्तों ना तो आपके अंदर शिक्षण की समझ हो जाएगी। जो शिक्षण होता है एक्चुअली में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सीटेट जो है लगभग जो दोस्तों 80 से 90% शिक्षण पे चलता है। ठीक है, समझ पे, और समझ अगर दोस्तों आपके अंदर आ गई टीचिंग शिक्षण की तो सीटेट एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। याद करने वाला विषय नहीं है दोस्तों कि इसको आप रट्टा मार लेंगे याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जो टेस्ट करा रहे हैं इन टेस्ट को देते रहिए दोस्तों। निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि हिंदी की क्लास में मीन्स हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बी वाला ऑप्शन वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। सी वाला ऑप्शन हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और डी वाला ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, हमेशा एक आपको पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। जब भी दोस्तों सीटेट के प्रश्नों का आंसर दीजिए तो आप एकदम पॉजिटिव रहिए। एक कहावत है ना दोस्तों इंग्लिश में, थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव। अगर आप जीवन में अपने सकारात्मक सोचेंगे ना दोस्तों, तो आपके साथ सकारात्मक चीज़ें होती हैं। इसीलिए आपको एक हमेशा पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करना है हर कंडीशन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऐसा कुछ नहीं है। बचा आपका ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ए वाला। उनमें दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि वो मदर लैंग्वेज जो होती है, मदर लैंग्वेज और हिंदी में अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चे, ठीक है, इसीलिए उनको कठिनाई होती है। क्योंकि दोस्तों परिवार फैमिली से जो मदर लैंग्वेज यहाँ से सीख के जाते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो वो अदर एक लैंग्वेज हिंदी सीखते हैं, एक अन्य लैंग्वेज। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन दोस्तों कराए, देखते हैं कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को जल्दी से देखा जाए। अगला प्रश्न है कि शिशु सर्वप्रथम भाषा कहाँ से सीखता है? आप लोग बताइए ना इसका आंसर। शिशु सर्वप्रथम भाषा कहाँ से सीखता है? स्कूल से, समाज से, परिवार से या मित्रों से? राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका बता पाते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, कॉमन सेंस का प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार से। शिशु दोस्तों सर्वप्रथम भाषा तो परिवार से ही तो सीखेगा, उसके बाद स्कूल, समाज, मित्रों से सीखेगा। सबसे पहले फर्स्ट दोस्तों परिवार है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है। प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है? किस विधि के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है? मूल्यांकन, शिक्षण, लेखन या अर्जन? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण। शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और दोस्तों देखते हैं कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके सही होते हैं। शिक्षक को हमेशा किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को हमेशा किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन दोस्तों अपने व्यक्तित्व का, छात्रों की पृष्ठभूमि का, शिक्षण का केंद्र छात्र हो और छात्रों के सुनने का। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण का केंद्र छात्र हो, यानी दोस्तों बालक ही सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। बालक ही नहीं रहेगा तो किसको पढ़ाएंगे दोस्तों ये शिक्षक, टीचर। तो छात्र दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षण में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। शिक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है शिक्षण में? शिक्षक की, शिक्षार्थी की, पढ़ाए जाने वाले विषय की या पुस्तक की? राइट आंसर दोस्तों इसका बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों शिक्षक की। शिक्षण में दोस्तों शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। शिक्षक ही नहीं रहेगा तो दोस्तों कौन पढ़ाएगा? बालक ही नहीं रहेगा तो दोस्तों कौन पढ़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। याद रखिएगा दोस्तों शिक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक की। ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर शिक्षक ही बढ़िया तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, इसकी इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ठीक है। बाकी बालक तो दोस्तों महत्वपूर्ण है ही। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर। शिक्षण का उद्देश्य किसके द्वारा सफल होता है? शिक्षक द्वारा परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करके, शिक्षक द्वारा नई नई तकनीक का प्रयोग करके, शिक्षण विधियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा? सही आंसर दोस्तों इसका बताना आपको है। तो दोस्तों आपको बता दें शिक्षक द्वारा परंपरागत का मतलब दोस्तों होता है ना कि जैसे देखे होंगे आप लोग कि ऐसे शिक्षक जो पहले की तरह पढ़ाते थे, रूढ़िवादी, मतलब जैसे पहले टीचिंग चल रही थी और आज भी उसी तरह से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। शिक्षण तभी सफल होता है जब शिक्षक द्वारा नई नई टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। नई नई दोस्तों विधियां सीखता है शिक्षक, किस तरह से बेहतर बच्चों को सिखा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप भी दे सकते हैं, बस सोचिए दोस्तों, सटीक और सही आंसर सोचेंगे ना तो आप कर ले जाएंगे। आप खुद दोस्तों प्रश्नों को सही करना आपकी हैबिट बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सही आंसर इसका आपको बताना है क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लेखन और श्रवण कौशल का विकास एक साथ होता है? लेखन मतलब लिखने का और श्रवण मतलब सुनने का, ठीक है, विकास एक साथ होता है। श्रुत लेख, अनुकरण, प्रश्नोत्तर, वार्तालाप।
जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो हम आपको बता दें दोस्तों, श्रुतलेख। श्रुतलेख के माध्यम से दोस्तों लिखने और सुनने का कौशल का विकास एक साथ होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। श्रवण कौशल मीन्स सुनने का जो कौशल है, स्किल किया जाता है, किससे किया जाता है? अभिव्यक्त करके, ग्रहण करके, शिक्षण द्वारा या पठन द्वारा? सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। तो दोस्तों श्रवण कौशल, चूंकि दोस्तों आपको पता ही है कि 4 हमारे पास कौशल हैं, 4 कौशल हमारे पास हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो श्रवण मतलब होता है सुनना। ये कौशल दोस्तों किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों ग्रहण करके। जब आप सुनते हैं, कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, तभी ना श्रवण कौशल होगा। ठीक है। अभिव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों व्यक्त करके, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे पढ़ने से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है टेस्ट का अगला प्रश्न। दोस्तों देखते हैं कितने प्रश्न सही होते हैं आज की क्लास से। कौन सा कौशल अभिव्यक्ति का पक्ष का उदाहरण है? कौन सा कौशल अभिव्यक्ति पक्ष का उदाहरण है? बोलना तथा सुनना, पढ़ना तथा लिखना, लिखना तथा बोलना, पढ़ना तथा सुनना। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति पक्ष का उदाहरण है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिखना तथा बोलना। अभिव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों अपनी बातें, या अपनी बातें जो आप कहते हैं, कोई चीज़ एक्सप्रेस कैसे करते हैं, या तो दोस्तों लिख करके या तो बोल करके। ठीक है, यही अभिव्यक्ति पक्ष का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कि इंटरनेट से खाली स्थान जो शिक्षण में सहायक है, सभी विषयों पर आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकती है, विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, बालक को अधूरा ज्ञान मिलता है। हम आपको बताया ना दोस्तों, निगेटिव आंसर आपको पहले ही हटा देना है। विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बालक को अधूरा ज्ञान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी विषयों पर आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकती है। किसके माध्यम से दोस्तों? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट एक ऐसा शिक्षण है जो बहुत ही ज़्यादा सहायक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या? तो बताइए ना क्या होगा। पाठ्य पुस्तकें खालिस्तान भाषा की होनी चाहिए, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की या किसी की भी। पाठ्य पुस्तकें जो पुस्तक होती हैं दोस्तों किसकी होनी चाहिए? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका किसी भी लैंग्वेज की होनी चाहिए, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, किसी भी भाषा की होनी चाहिए, किसी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने ये रहा कि डीडी नेशनल पर प्रसारित कार्यक्रम अकबर द ग्रेट से बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिल सकती है? ऐतिहासिक जानकारी, काल्पनिक जानकारी, उर्दू की जानकारी, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जानकारी। दोस्तों आप लोग खुद बताइए, डीडी नेशनल पर प्रसारित कार्यक्रम अकबर द ग्रेट के माध्यम से किस प्रकार के बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है? तो दोस्तों ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जानकारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि शिक्षण सामग्री में रेडियो की तुलना में टेलीविजन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों कि रेडियो की तुलना में टेलीविजन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? किसमें? शिक्षण सामग्री में। पहला ऑप्शन है रेडियो टेलीविजन की तुलना में सस्ता होता है। क्या ऐसा है दोस्तों? क्या ऐसा है कि रेडियो टेलीविजन की तुलना में सस्ता है? ऐसा कुछ नहीं है। बी वाला ऑप्शन है कि रेडियो शिक्षण में अनावश्यक है। मैं बताया ना दोस्तों, निगेटिव ऑप्शन आप पकड़ना सीखिए ना। कौन से ऑप्शन में निगेटिव दिया है? अनावश्यक है, बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। टेलीविजन पर कार्यक्रम को हम देख तथा सुन सकते हैं। वेरी गुड दोस्तों, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टेलीविजन पर कार्यक्रम को हम देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं, इसीलिए बेटर है, महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों डी वाला भी नहीं होगा। टेलीविजन के द्वारा मनोरंजन अधिक होता है, अधिक मनोरंजन होता है, ऐसा है क्या दोस्तों? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि महंगा होने के कारण शोभा का घर में टेलीविजन नहीं है। टेलीविजन के अतिरिक्त इनमें से किस सामग्री का प्रयोग वह समाचार जानने के लिए कर सकती है? टेलीविजन नहीं है दोस्तों, लेकिन समाचार जानने के लिए किसका उपयोग कर सकती है? टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो या लिंगुआ फोन। सही आंसर इसका आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रेडियो। अगला प्रश्न दोस्तों है कि चौमासा में समास है। व्याकरण का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइए ना कि चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय या तत्पुरुष है? राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा द्विगु समास, संख्यावाची है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा।
पूछा गया है कि निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का विलोम शब्द दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान, आप बता ही सकते हैं। सुदृढ़ है, सबल है, बाहुबली है या समुन्नत है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सबल है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कपूर शब्द है, क्या है कपूर शब्द दोस्तों? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। सही आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स तद्भव हो जाएगा। कपूर शब्द आपका दोस्तों तद्भव है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो लैंग्वेज के हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 30 प्रश्नों में दोस्तों आपके 15 प्रश्न आपके पेडागोगी से पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न आपका पैसेज पे आधारित होता है, जो गद्यांश और काव्यांश दिए गए रहते हैं। 15 प्रश्न दोस्तों आप कर चुके हैं, और इन 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, इसका असेसमेंट आप जरूर करिएगा। बाकी 15 प्रश्न दोस्तों गद्यांश को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है हमारा प्रश्न कि 31 से लेकर के 39 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो हमारे साथ दोस्तों इस गद्यांश को पढ़िए और आप भी समझने का प्रयास करिएगा, और उसके जस्ट बाद हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे साथ पढ़िए। ये जो गद्यांश है दोस्तों सिनेमा से रिलेटेड है। ठीक है, सिनेमा से रिलेटेड है दोस्तों। सिनेमा का भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को कुछ समय के लिए छोड़ भी दें कि फिल्म की सहायता से भाषा शिक्षण विधिवत किया जा रहा है, फिर भी इसका अज्ञात प्रभाव पड़ता रहता है। आज हिंदी क्षेत्रों में फिल्म के माध्यम से जितना हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, संभवतः अन्य किसी विधि से नहीं। जन संप्रेषण के विविध माध्यमों से में आज फिल्म सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। जब से रंगीन फिल्में बनने लगी हैं, इसका प्रभाव और भी गहरा हो गया है। शिक्षा शास्त्री भी इस माध्यम का प्रयोग करने लगे हैं। बालोपयोगी फिल्मों से किसी को भी आसानी से बोधगम्य कराया जा सकता है। दर्शनीय स्थानों, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के स्थानों पर अब पर्याप्त फिल्में बन रही हैं। प्रदेशों तथा भारत सरकार के फिल्म डिवीजन के अंतर्गत शिक्षाप्रद डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण होता है। भाषा विषयक फिल्मों को प्रदर्शन से भाषा के शुद्ध प्रयोग का अभ्यास संभव है। फिल्म के माध्यम से बालक के ज्ञान में जहाँ अभिवृद्धि होती है, वहाँ उसकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है, और अनजाने में उसके भाषिक कौशल बोलने तथा सुनने में निखारा जाता है। ये आपका दोस्तों गद्यांश है। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आप एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से दोस्तों इसको पढ़िए, और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाता है जो इस पे प्रश्न बने हुए हैं इस गद्यांश पे। जन संप्रेषण का अर्थ है, जन संप्रेषण का अर्थ है जनता तक किसी को संदेश पहुंचाना, जनता को भाषण देना, जनता की बात सुनना, जनता की राय लेना। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा जनता तक किसी संदेश को पहुंचाना, यही जन संप्रेषण का अर्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जन संप्रेषण के विविध माध्यमों में सर्वाधिक योगदान है किसका? धार्मिक नाटकों का, पारिवारिक नाटकों का, रेडियो कार्यक्रमों का, रंगीन फिल्मों का। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों रंगीन फिल्मों का। जन संप्रेषण के विविध माध्यमों में सर्वाधिक योगदान है रंगीन फिल्मों का। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शिक्षा में बाल उपयोगी फिल्मों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि? बाल उपयोगी फिल्मों का दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? यह बालकों के मनोरंजन में सहायक होती है, बालकों को अनुशासन में रखती है, जटिल से जटिल विषय वस्तु को भी आसानी से बोधगम्य बनाती है, बालकों के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सहायक होती है। सही आंसर दोस्तों इसका बताना आपको, राइट आंसर जल्दी से बताएं। कॉमन सेंस का प्रश्न दोस्तों आप सही कर सकते हैं, जो आपका गद्यांश पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जटिल से जटिल विषय वस्तु को भी आसानी से बोधगम्य बनाती है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें हमेशा एक लॉजिकल आंसर आपको देना रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? शिक्षाप्रद डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? प्रदेश सरकार के विद्यालयों के अंतर्गत, केंद्रीय विद्यालयों के अंतर्गत, प्रदेशों तथा भारत सरकार की फिल्म डिवीजन के अंतर्गत, सार्वजनिक संस्थाओं के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदेशों तथा भारत सरकार की फिल्म डिवीजन के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे कि अभिवृत्ति शब्द में उपसर्ग है। व्याकरण का प्रश्न दोस्तों है, उपसर्ग है, अभी है, वृत्त है, अधि है या अब है। दोस्तों उपसर्ग आप प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा? 35 ऑप्शन नंबर ए, अभिवृत्ति शब्द में अभी प्रत्यय उपसर्ग है, अभी पहले लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्न भाषाई कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है, सुनना, पढ़ना, लिखना या याद करना। कौन सा दोस्तों नहीं आता है? तो दोस्तों मैं आपको ऊपर ही बताया, 4 कौशल हमारे पास है, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। ये 4 स्किल होती हैं, ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। याद करना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा विषयक फिल्मों के प्रदर्शन से क्या नहीं होता है? भाषा विषयक जो फिल्मों के प्रदर्शन से क्या नहीं होता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालकों
पूर्व भाषा की जगह नई भाषा ले लेती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बालकों की पूर्व भाषा की जगह नई भाषा ले लेती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विषयक फिल्मों के प्रदर्शन से मुख्यतः कौन सी भाषिक कौशल का विकास होता है। यानी कि दोस्तों कौन से भाषिक कौशल का विकास होता है, किसके माध्यम से दोस्तों, भाषा विषयक फिल्मों के प्रदर्शन से। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोलना और सुनना। बोलना और सुनना, उसके माध्यम से दोस्तों क्या करते हैं लोग, वो फिल्मों में जो बोला जाता है उसको सुनते हैं और उसको अभिव्यक्त करने के लिए बोलना एवं सुनना, ये स्किल बहुत ज़रूरी है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें कौन सी फिल्में देखनी चाहिए। तेलुगु भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, मराठी भाषा की, हिंदी भाषा की। कॉमन सा क्वेश्चन दोस्तों, ये आप खुद बताइए कि हिंदी भाषा के विकास के लिए फिल्में देखनी है तो हिंदी भाषा की फिल्में देखनी चाहिए, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा की, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। 40 से लेकर 42 तक 2 प्रश्न है, 2-3 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस कविता को पढ़ते हैं हम लोग हैं। ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी की पोयम है, कविता है, इसको पढ़ते हैं। बहुएं बर्तन मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर की कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उधरती, मत वाली सी छोटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गदले जल में घिरनी भौरी भौराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। ये दोस्तों आपका कविता थी और ये इस पे आधारित प्रश्न है, इसका आंसर आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में एक ही प्रश्न यहाँ पे है 40 नंबर का कि आषाढ़ बरसता है का आशय है। क्या आशय है दोस्तों, आषाढ़ बरसता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा होने से। आषाढ़ बरसता है, इसका आशय हो जाएगा दोस्तों वर्षा होने से। तो दोस्तों शायद इसमें हम आपको 28 ही प्रश्न करा पाए हैं। तो चलिए दोस्तों 28 में ही बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। इस टेस्ट में मॉर्निंग में दोस्तों एक टेस्ट और मिलेगा, या तो आपको CDP का मिलेगा, बाल विकास का, या तो SST का। उस टेस्ट को भी दोस्तों जरूर दीजिए जब आपको समय मिले। और कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों हम आपको बता देना इस टेस्ट के माध्यम से आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और इस बार का CTET एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं।